करते हैं, जब विधवा की बात करते हैं, जब असहाय की बात करते हैं, तो मेरी उस विधवा सास ने मेरे जैसी बेटी को आगे बढ़ाया, ये कहकर कि नहीं, ये बच्ची बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता से रह गई थी, अब मैं इसकी माँ हूँ और मेरा दायित्व है इसको आगे बढ़ाना। तो ऐसी माँ को मैं बार बार वंदन करती हूँ, हर लड़की को बारंबार आशीर्वाद देती हूँ कि हर लड़की को मेरी सास जैसी सास। तो परमात्मा ने 2 बेटियां और 1 बेटा दिया, जल्दी जल्दी दोनों बच्चे हो गए। 18 वर्ष की आयु में पहली बेटी, 19 वर्ष की आयु में दूसरी बेटी और 21 वर्ष की आयु में बेटा। 21 वर्ष तक लड़कियों का विवाह क्या सोचना भी नहीं होता, मेरा पूरा परिवार पूरा हो चुका था। 21 वर्ष के बाद मेरी सास ने कहा, बस अब हमारा परिवार पूरा हो गया, अब निकल जा बाहर पढ़ने। और मेरी सास ने मुझे 11th 12th मेरिट यूनिवर्सिटी से, फिर ग्रेजुएशन मेरिट यूनिवर्सिटी से और फिर मास्टर्स लंदन यूके से करने के लिए भेजा। इस दौरान आप अपनी सास के साथ, अपनी माँ के साथ किस तरह का जीवन जीते हैं, आप लोग अपना अपना सोचिए। और बहुत अच्छा जीवन चलने के बाद मेरा इस तरह से राजनीतिक क्षेत्रों में मेरा आना हुआ, क्योंकि बचपन से ही कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसा शौक। और सौभाग्य से मेरे पति एडवर्टाइजिंग का काम करते थे, तो उनको बहुत शौक था, क्योंकि वो सभी नेताओं के बोर्ड बनाते थे। आज तो हर कोई इस तरह के बैनर तुरंत बना लेता है 5 मिनट में मशीन से, वो हाथ से फोटो बनाया करते थे। और जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, पहला बोर्ड भाजपा कार्यालय में अशोका रोड पे मेरा लगाया होता। तो सौभाग्य कई बार आपका पलड़ा बदल देता है। बिना माँ बाप के पूरा जीवन जीना और उसके बाद कितने कष्टों से गुजरकर विवाह के बंधन में उसके बाद ये सारा करना। और फिर शायद सौभाग्य को मंजूर नहीं था, उन्होंने कहा, रेनू तू इतनी आसानी से जीवन कैसे जिएगी, नहीं तुझे तो कष्ट देने हैं। 2009 में पति को हार्ट अटैक किया, उनका इलाज चला। 2014 में दोबारा हार्ट अटैक किया, 2019 में तिबारा हार्ट अटैक किया। और जब जब उनको हार्ट अटैक हुआ, मैं बीजेपी के मंच पे भाषण दे रही। 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। परंतु फिर भी ऐसे पति जिन्होंने कहा कि मेरा ध्यान मत कर, इतना मम्मी है, भाई है, तू जाके अपना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जहां जहां ड्यूटी कर रही है वो करते। और सौभाग्य को या भाग्य को ऐसा मंजूर था कि 2021 5 जुलाई को मैंने अपने पति को खो दिया। इसीलिए कोई लेडी बोलती है कि मेरा पति नहीं है, बच्चे कैसे पालूंगी, मैं तो बड़ी कमजोर हूं। तो मैं उसको अपनी स्टोरी सुना दूंगी। और मुझे मजबूती और प्रेरणा कहां से मिली कि पति के जाने के बाद हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा, रेनू बहुत उदास है, बहुत दुखी है, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, इसको बिजी करो। उन्होंने मुझे उत्तराखंड के चुनाव में भेज दिया। और देहरादून क्योंकि मेरा दादका है, मेरा गृह क्षेत्र माना जाता है, सविता कपूर वहां की आज विधायक है, उनके साथ मेरी ड्यूटी लगा दी। और वो चुनाव हम जीते। और उस बिजी होने के दौरान मैं थोड़ा सा अपने दर्द को भूली। लेकिन पता नहीं, कोई भी महिला अपने पति को कहाँ भूल सकती है, अपने परिवार को कहाँ भूल सकती है। आज भी छोटे बच्चे देखती हूँ तो मुझे याद आता है, कभी मैं भी ऐसी छोटी थी, मेरे भी पापा हुआ करते थे। आज जब किसी महिला को साथ अपना पति, उसका पति जाते हुए देखती हूँ तो कहती हूँ, वो कभी भाटिया जी भी मेरे साथ घूमा करते थे। लेकिन भगवान ने कहा कि तेरे कष्ट खत्म नहीं हुए, अभी तुझे और कष्ट देने, तेरा इम्तिहान है। तो जब भाटिया साहब के 6 महीने हुए और मैं उत्तराखंड के चुनाव के बाद वापस आई, अचानक एक दिन थोड़ा सा दर्द हुआ, मैं चेकअप कराने गई तो डॉक्टर्स ने कहा आपको तो ब्रेस्ट कैंसर है। और मैं फिर लग गई उस इलाज कराने में। ये बाल मेरे अभी कैंसर के बाद आए हैं,
मेरे अच्छे खासे लंबे बाल थे। तो भगवान ने कहा तेरा और इम्तिहान देना है, अपना कैंसर का इलाज करा। तू क्या रोती है कि मेरा पति चला गया, मैं विधवा हो गई? अभी तो तुझे और कष्ट देने हैं, तेरे इम्तिहान है। कैसे तू महिलाओं को मजबूत करेगी यदि तू खुद मजबूत नहीं हो? कैंसर का इलाज कराते कराते जब पहला कीमो था तो सोचा कि सबसे पहले अपने बच्चों को बताऊं, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि बच्चों को कहूं अरे बेटा तुम्हारी माँ को भी कैंसर हो गया, पता नहीं कब तक जिएगी। कहीं बच्चे रो ना पड़े, अरे अभी तो पापा को ही 6 महीने हुए हैं, मम्मी को कुछ ना हो जाए। और एक बेटी न्यू जर्सी रहती है और बेटा स्विट्जरलैंड रहता है। जैसे ही मैंने बेटी को कॉल किया, मैंने सोचा सबसे पहले बेटियों के साथ मन साझा करूं, हर कोई अपनी बेटी को सबसे पहले बात करता है। जैसे ही बेटी को कॉल किया, बेटी ने कहा मम्मा मैं तो आपको कॉल करने वाली थी। मैंने कहा अच्छा बता क्या हुआ? कहते आपको गुड न्यूज देनी है, आप नानी बनने वाले। आप बताइए, मेरे जैसी लड़की जिसको ताजा ताजा पता हो 4 दिन पहले कि उसे कैंसर है, अपनी बेटी को बताना चाहती है, वो कैसे अपनी बेटी को दुख की बात सुना दे? अभी तो उसका पहला महीना है, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक माँ ने, एक विडो लेडी ने अपना दर्द मन में रखा कि चल थोड़े दिन बाद देख। गई अपोलो हॉस्पिटल, अपना सारा कुछ इलाज दर्ज कराया, कीमो की डेट ली। पिछले वर्ष 1 अप्रैल को कीमो स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने भी पूछा आप अकेली आई हो, कोई आया नहीं साथ? आपको पता है कीमो कितना हार्ड होता है? मैंने कहा पति है नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं, देवर जॉब करते हैं, तो आप हो ना डॉक्टर, तभी तो कहते डॉक्टर भगवान होते हैं। तो डॉक्टर हंस पड़े। खैर मेरा एडमिशन हुआ, पहला कीमो हुआ, ड्राइवर और गनमैन साथ थे तो वो घर लाए मुझे। जब मैं घर आई तो 3-4 दिन कीमो के बाद आपको होश नहीं रहती, आपको बहुत बॉडी एक रहता है। 4 दिन बाद सोचा चल यार बेटे को ही बता दूं। बेटी को तो नहीं बता सकती क्योंकि उसको अभी फर्स्ट मंथ है। बेटे को बताने के लिए कॉल किया तो बहू ने फोन उठाया। बेटे और बेटी की शादी तुरंत 1 दिन में करनी पड़ी क्योंकि भाटिया जी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि शायद वो चंद दिन के मेहमान हैं, तो इसीलिए ड्यूटी निभाना जरूरी था बच्चों की। जैसे ही बहू ने फोन उठाया, मैंने कहा किशु मोंटू कहाँ है? तो बोली मम्मा वॉशरूम में आते ही होंगे, पर हम आपको एक फोन करने वाले थे। मुझे लगा बच्चों को पता तो नहीं चल गया किसी से। तो मैंने कहा हाँ बताओ। कहते मम्मा हमने आपको एक गुड न्यूज देनी थी, आप दादी बनने वाले। फिर चुप हो गई। फिर लगा कि अभी तो इसका भी पहला महीना होगा, इसको कैसे बता दूं? कहीं ऐसे ना हो टेंशन से कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए। आजकल के बच्चे बड़े नाजुक हैं, हम लोगों की तरह नहीं है। करते करते 4-5 और दिन निकले, सेकंड कीमो आ गई। अब सेकंड कीमो पे मुझे लगा कि डॉक्टर्स फिर बोलेंगे ऐसा, तो अपने भाई को फोन करके सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ और क्या करूं। बच्चों को बताने की हिम्मत नहीं है। बच्चों ने ये गुड न्यूज दी। भाई ने तीनों बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया और तीनों को कहा तुम्हें मम्मी के बारे में एक बात बतानी है, लेकिन तीनों स्ट्रांगली सुनोगे। बच्चों को लगा कि ताज़ा ताज़ा पापा गए हैं, शायद ऐसी कोई बात होगी। जब मेरे भाई ने उन तीनों को बताया कि डॉक्टर्स ने मम्मा को कैंसर डिक्लेयर किया है, मम्मा का फर्स्ट कीमो हो गया, सेकेंड कीमो परसों है, तो मम्मी के साथ स्ट्रांगली खड़े होना है। पापा नहीं है, मम्मी का हाथ थामने के लिए कोई ना कोई बेड पे होना चाहिए साथ। 24 घंटे के अंदर मैंने देखा, अभी मैं सोई हुई थी और सुबह घंटी बजी, मेरा बेटा आ गया स्विट्जरलैंड से गया। कहने का अभिप्राय ये, 4 महीने रुक कर गया, अपने जाते ही बहन को भेजा कि अब तुम मम्मा के पास रह। करते करते 14 कीमो, 22 दिन रेडिएशन और 4 दिन का ऑपरेशन।
ये सब एक साल में झेला। अब जब आयोग में महिलाएं आती हैं तो कहती हैं हम बड़े गरीब हैं, पति नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, तो मुझे देहरादून का चुनाव याद आया। मैं बड़ी उदास थी भाटिया जी के जाने के बाद। लगभग 30 वर्ष का साथ था। मेरी ड्यूटी लगा दी गणेश जोशी जी के साथ, मसूरी के विधायक हैं, कि आपने जितने कारगिल विडोज हैं उनको सम्मानित करना है। 12 बजे का फंक्शन था, हम पहुंचे गणेश जोशी जी और मैं उस हॉल में, ऐसे ही हॉल था, 182 वॉर विडोज। उनको ऐसे दोशाला पहनाना था और उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से राशि थी। तो जब मैंने पहली को दोशाला पहनाया, मैं उसकी तरफ देख रही थी तो 22 वर्ष की लड़की। दूसरी आई, जब मैं उसको देख रही थी, 26 वर्ष की लड़की, एक छोटा बच्चा गोदी में। ऐसे करते करते 8-10, जब पहली वाली आई, कोई 32 वर्ष, कोई 22 वर्ष, कोई 24 वर्ष, कोई 27 वर्ष, किसी का 1 साल का बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चे हैं, 2-3 तो ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी। तो उनको देख के मुझे लगा, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे मेरे पति के साथ 30 वर्षों का साथ दिया। तूने मेरे बच्चों को जवान कर दिया, उनके विवाह कर दिए, मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। इन विधवाओं का क्या होगा? ये बेटियां जीवन कैसे जिएंगी? बहुत तसल्ली हुई मन को, बहुत तसल्ली हुई। जब 1 वर्ष महिला आयोग का पूर्ण होने पर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने बनाई अपने महकमे की, तो हम अपनी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय, माननीय सभी अपने अधिकारियों के कार्यालय पे जब भेजते हैं, स्मृति जी के कार्यालय, हमारी मिनिस्टर है, तो मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से भी समय लिया। तो मैं अपनी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने राष्ट्रपति महोदया को गई और मेरा सौभाग्य है मुझे उनके साथ 18 मिनट मिले। बहुत बड़ी बात होती है 18 मिनट मिलना। और आप सोचोगे 18 मिनट में एक राष्ट्रपति ने इस मामूली सी औरत के साथ क्या बात करी होगी। मैं आज पहली बार आप लोगों से साझा कर रही हूं। यदि लीगली ये गलत होता है तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी राष्ट्रपति जी की उस बात को, उस प्रेरणा को सब महिलाओं के साथ साझा करूंगी कि कितनी शक्ति थी उसमें। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या करती हो, कहाँ रहती हो, ये सारी बातें जैसे परिचय के तौर पे हुई। तो उन्होंने मुझे पूछा आपके पति क्या करते हैं? तो मैंने कहा दीदी सौभाग्य नहीं रहा ये वाला आपकी तरह, पति को खो दिया। सौभाग्य नहीं रहा आपकी तरह, माता पिता को भी खो दिया। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, एक राष्ट्रपति ने, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी, और मुझे कहा चिंता नहीं करना। उनका इस तरह का टोन है ना बात करने का। उन्होंने कहा चिंता नहीं करना, मैं द्रौपदी मुर्मू, लोग बोलता राष्ट्रपति, सब बोलता मैडम के पास 400 कमरा, मैं शाम को अपना कमरा में अकेला जाती, मैं अपना कमरा में अकेला बहुत बैठती, मैं अपने आप से बातचीत करती, मैं देश की औरत के बारे में सोचती। तुमको भी यही करना है, तुमको भी अकेला रहना पड़ेगा, ये जीवन है। तुमको कोई मना नहीं किया साथी चुनने के लिए, तुमको कोई बाध्य नहीं किया, लेकिन तुम जिस पद पे आया वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। अपना दर्द से औरों का दर्द बांटो। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन के निकली उनके कमरे से। जब मैं बाहर निकली तो उनके वो जो
आर्मी वाले वो अंगरक्षक होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, मुझे बोलते हैं, मैम व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट, यू टुक 18 मिनट्स। शायद कभी कम लेते होते होंगे लोग, मुझे तो पता ही नहीं चला 18 मिनट हो गए। उसने बताया तो कहते इतनी क्या इम्पोर्टेंट चर्चा थी राष्ट्रपति के साथ आपकी, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा फिगर है ना कि विदेशी बातें, मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग, देश की ऐसी बातें होती हैं उनके साथ, ये चर्चा थोड़ी होती है। लेकिन मैं अपनी राष्ट्रपति का बारंबार वंदन करती हूँ कि मेरे जैसी मामूली औरत को उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग महिला बनाकर बाहर भेजा। और शायद इस बात को 7-8 महीने हो गए। उन 8 महीनों में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखोगे तो मैंने पति के जाने के बाद इस चेयर पर आने के 2 महीने के बाद कैंसर, और इस 1.25 वर्ष के अपने इस टेन्योर में देश की सभी राज्यों की महिला आयोगों से अधिक कार्य किया। मैं कुछ दिन पूर्व स्मृति ईरानी जी को अपनी रिपोर्ट देने गई थी, मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे साथ फोटो और प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर ट्वीट किया कि ऐसे ही आगे बढ़ना। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो पति चला गया, अब मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी, अब कोई मुझे ऐसे देखेगा। तो मैंने अपने परिचय में आपको बताया कि जब मैं 18-19 वर्ष की थी मैं बीजेपी में आई और तब मैं न्यूज़ रीडर थी। सलमा सुल्तान जी और अंजलि राय मेरी गुरु थी। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। आज भी सलमा जी के पास मैं जाती हूँ कभी कभी, बहुत अच्छा वार्तालाप होता है। तो उस समय सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, कोई और चैनल नहीं था। 96-7 में आज तक और जी बने हैं। तो 8-9 वर्षों का जो वो इंटरव्यू देना, लोगों का इंटरव्यू लेना, और मुझे सौभाग्य से माननीय अडवाणी जी और सुषमा जी के मंच संचालन के मौके मिलते थे। तो इतना ग्लैमर होता था, मतलब समझ लीजिए उस समय की मैं ऐश्वर्या राय थी, एक सरल भाषा में। तो आप ये सोचिए उस उम्र में ऐसे ओहदे पर ग्लैमर लाइन में आपको किस किस पुरुष ने अच्छी नजर से देखा होगा, कितनों ने आप पे नजर रखी होगी, कितनों ने हल्का सा व्यंग किया होगा, कितनों ने कैसी कैसी भाषाएं बोली होगी। लेकिन अगर आप अपने टारगेट पे मजबूत होती है, मेरे पति एक बड़ी अच्छी बात करते थे। जब मैं पॉलिटिक्स में एक्टिवली आई 2000 में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो मेरे पति ने एक बात बड़ी अच्छी करी कि औरत अगर चाहे तो किसी गैर मर्द से रिश्ता रखने में उसका पति भी उसे नहीं रोक सकता, अगर उसकी मर्जी है। और अगर वो ना चाहे तो कोई गैर मर्द उसकी तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं देख। तो ये हमारे ऊपर है, हमने उस टेढ़ी आंख को देखते देना है या हमने उस टेढ़ी आंख को पहली बार में रोकना है। मैं जब भी स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं बच्चों को मन से, बेटियों को खास तौर से कॉलेजेस जाके मन से एक बात करती हूँ कि पहली बार में गलती से भी गलती हो जाए, आप भी अपनी बच्चियों को, पोतियों को, बहनों को ये बात कहिए, पहली बार में गलती से भी गलती हो जाए, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, पहली बार में स्टॉप करें, मम्मी को बोले, बहन को बोले, भाभी को बोले। नहीं तो आजकल जो ये ब्लैकमेलिंग वाला प्रचलन चल पड़ा है ना, फोटो खींच देना, ओयो में ले जाकर कुछ वीडियोस बना लेना और फिर उनको हाईलाइट करना, पॉपुलर करना और फिर उसको ब्लैकमेल करते रहना, ये सिलसिला छूट पड़ेगा। और पहली बार में आंख दिखा दी, आंख से नहीं सुधरा तो हाथ दिए भगवान ने, हाथ से नहीं सुधरा तो पैर दिए। कुचल दो ऐसे लोगों को।
जो एक महिला को सशक्त होने से रोकते हैं, जो महिला को कठपुतली समझते हैं। मैं बड़ी फैन हूँ महाराणा प्रताप की। जब लॉकडाउन था दूरदर्शन पे ये पूरा सीरियल दिखाया जाता था और आप सभी बहनें वीरांगनाएं, आप सभी बहनें ये सीरियल अकेले बैठ के 4-4, 5-5 एपिसोड देखे, आपको पता लगेगा कि महाराणा प्रताप के समय में भी महिलाओं में कैसी शक्ति होती थी। अगर हम आज एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि विमेन एम्पावर होनी चाहिए, विमेन तो हमेशा से एम्पावर थी। हमने अपने आप को पहचाना नहीं, हमने कठपुतली बनने दिया खुद को, हमने शोपीस बनने दिया सबको, हमने सजावट का और उसका सामान बनने दिया सबको। अब हम कहते हैं अरे वक्त बदल गया, टाइम चेंज हो गया, अब औरत को ऐसे कैसे कोई कह सकता है ये नहीं पहनना, वहां नहीं जाना। कहाँ मना किया किसी ने? कहाँ कहा कि मत करो ऐसा? करो ना डंके की चोट पर। ये चोरी छुपे और ये अपने ऊपर एक बदनामी का टैग लेके क्यों करना? एक स्वस्थ मस्तिष्क वाली महिला बन के क्यों नहीं करना? सब करो। मैंने अपने जीवन में बहुत से कार्य किए। मैंने आपको बताया जब मैं न्यूज रीडर थी, बहुत सारे ऑफर्स आए सीरियल्स के, बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने। चमत्कार सीरियल बड़ा फेमस सीरियल होता था, उसमें फारूक शेख की बहन का रोल किया। रविंद्र जी होते थे हमारे एक संगीतकार जो सूरदास थे, अब नहीं रहे। उनका एक बहुत अच्छा सीरियल गज मोती किया जिसमें देवेंद्र चौहान की पत्नी का अभिनय मैंने निभाया, जो युधिष्ठिर बनते हैं। सॉरी मेरी दवाई का समय है। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल किए और मैं आज भी करने को तैयार हूँ अगर कोई ऐसा सीरियल मुझे करने को मिले जिसमें महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो। ऐसे बहुत से मैंने एड्स किए। मैं क्लोजअप टूथपेस्ट की पहली मॉडल हूँ। आप लोगों को शायद ध्यान आ जाए कि जब क्लोजअप टूथपेस्ट आया था, रेड कलर का कवर होता था और एक ही स्माइलिंग फेस होता था। तो जब मुझे पहली बार मेरा चयन हुआ और फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने मुझे दिया, तो मुझे एक महिला की याद आई। आप सोच सकते हो किसकी आई होगी? चाची की, जो कहती थी शादी नहीं होगी, सुंदर नहीं, लड़का नहीं मिलेगा। तो मुझे उनकी बड़ी याद आई, तब तक वो नहीं थी। तो इसलिए जब आप अपने जीवन में ठान लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज दोनों बहनों को मंगलसूत्र देके। पर हम ऐसा बने कि एक जीवित महिला, जीवित का मतलब श्वास से जीवित नहीं, मन से जीवित, एक मन से जीवित महिला को किसी भी टैग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे सुहाग की निशानी हमारा मन है, हमारे सुहाग की निशानी हमारी सोच है, हमारे सुहाग की निशानी उनको वो श्रद्धांजलि है जो एक माँ से, एक पत्नी से, एक बहू से उन्होंने अपेक्षा की। हम उन मर्यादाओं का, उन सोच का ध्यान रखें। अब जब हम मर्यादाओं की बात करते हैं, मैं कई स्कूल कॉलेजेस में जब मर्यादा की बात करती हूँ तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी कि एक बार मैंने एक होटल में छापा लगाया, क्योंकि हमें लगाना होता है आयोग के नाते। ऐसा पता लगा कि स्कूल में, इस होटल में, ओयो में स्कूल की बच्चियां आती हैं। तो ये तो अपराध है। 18 वर्ष से छोटी बच्चियों का वहां ले जाना या आना अपराध है।
हम लोगों को गुप्त सूचना मिली, मैंने अपनी पुलिस लेके SHO को लेके महिला की, और हम वहाँ गए, हमने छापा लगाया, हमने 2-3 8th 9th की बच्चियाँ और 11th 12th के बच्चे बाहर लिए। मैंने वैसे ही कहा कि चले देखते हैं और कमरों में क्या है। 3 की तो हमें सूचना थी, 3 हमने निकाल लिए और देखिए कौन कौन है। तो एक 21-22 वर्ष की लड़की और 24-25 वर्ष का लड़का बाहर आए। तो मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा बच्चे ये क्या है? तो यूँ बोली, लुक मैम, you cannot say anything to me. I am 21. So I felt very bad. Yes, you are 21. You have right to do anything. You are a adult. You are a mature. और कानून भी अब तो कई ऐसी सुविधाएं दे बैठा है कि आप लिव इन में रहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल में रहिए, कुछ भी करिए। So I just asked her कि मम्मी पापा ने हमें 21 वर्ष का क्या ओयो की परमिशन के लिए भेजा है, या हमारे और भी माता पिता के लिए, समाज के लिए, अपनी जिंदगी के लिए फर्ज है। Anyways, we were not authorized to do anything legally against them because they were mature. But समाज का एक पन्ना बता रही हूँ कि हम विडो हो जाते हैं, हमको एक ही चैप्टर नजर आता है। जब एक पुरुष की पत्नी की डेथ होती है तो एक ही चैप्टर नजर आता है रिश्तेदारों को। 4 दिन का बिरादरी मेल भी नहीं होने देते और कहते हैं अरे बेचारा अकेला कैसा रहेगा, छोटे छोटे बच्चे, रोटी कौन बनाएगा? काम वाली रख लीजिए भाई, कुक रख लीजिए, बच्चों को देखने के लिए आया रख लीजिए। नहीं, मगर समाज पुरुष प्रधान जो एक टैग लगा हुआ है वर्षों से, वो यही कहता है कि पुरुष को तो साथ ही चाहिए। भाई महिलाओं को क्यों नहीं चाहिए? मैं उन महिलाओं से पूछती हूँ, उन समाज के ठेकेदारों से, प्रेमियों से पूछती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल हो गया, पतियों को तो मौज मिल गई, अब कोई नहीं कुछ कह सकता, पत्नी गिड़गिड़ाती है। 2246 केस आया पिछले वर्ष हमारे पास, 2246, छोटा आंकड़ा नहीं है। कि ये तो लीगल हो गया है, पत्नी भी रोक नहीं सकती। मैं बेटियों को एक ही बात कहती हूँ, रिलेशंस रखिए, कॉलेजेस स्कूल्स वाली को। आप एक शादीशुदा से रिलेशन रख रहे हैं वो भी रखिए, पर क्या वो अपनी पत्नी को थोड़े दिन में छोड़ेगा आपके लिए? 1 लाख में 1 आदमी छोड़ता है। ये डाटा है। और उसी पति को बोल दीजिए चल भाई तेरा तो रिलेशन हो गया, तेरा घर से मन टूटा हुआ था, या तू थोड़ा मॉडर्न किस्म का है, या व्हाटएवर एवर, कुछ भी टैग दे दीजिए उसको। पत्नी का अगर रिलेशन हो जाए तो कान पकड़ के ससुरा मायके छोड़ाते हैं 99%। डाटा है। सो कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत बोला मैंने, एक ही बात कहूंगी, लड़की है, शादीशुदा है, विडो है, सिंगल है, पेरेंट्स है नहीं है, भाई है नहीं है, पिता है नहीं है, जिसने बुरी नजर रखनी है उसने रखनी है। जिसकी सोच, जिसकी मानसिकता, जिसके दिमाग में कचरा है वो रखेगा आप कैसे भी हाल में। आप शादीशुदा हैं तब भी रखेगा। और जिसने नहीं रखनी, तो ऐसे बड़े महापुरुष हैं समाज में, बहुत हमारे सीनियर्स हैं, बहुत कम उम्र के भाई हैं हमारे ऐसे, जो आपको मजबूत करने के लिए आगे बढ़े। तो अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दीजिए, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पति को ऐसी बात कहिए कि वो उस तरह के संस्कारों वाला पुरुष बने।
ना कि गंदी मानसिकता रख के महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ धकेलने वाला, बुरी सोच रखने वाला। वरना हमारे पास क्या क्या है? टेढ़ी नजर देखने वाले के खिलाफ हाथ है, पैर है, वो बेलन दिखाने वाला टाइम गया। इसलिए यू ऑल आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, लिव बोल्ड, बी बोल्ड, स्टे बोल्ड, रिएक्ट बोल्ड, ऑलवेज रिएक्ट बोल्ड। जय माता दी। जय माता दी।